कुशवाहा, सुस्मिता, विकास, विक्रांत, कोमल, अजय, लकी, सागर, राहुल, मौर्या, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, एक नंबर हैं। और दीपक, विक्रांत, जय माता दी, जय माता दी भाई। चलो आज हम आगे बढ़ते हैं। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाया था। उम्मीद कर रहा हूं कि सब बच्चों ने वो एक बार देख लिया होगा। इसे हमने शॉर्टकट में कहा था TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछ सकता है, उसकी कितनी वैरायटी बन सकती है, जितनी भी मैक्सिमम वैरायटी वो पूछ सकता था पेपर में, वो मैंने सारी आपसे डिस्कस कर ली है। जो उसने पूछ रखी है वो भी, और जो पूछी जा सकती है वो भी। आई होप कि आपको याद होगा, हमने एक पढ़ा था ना फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ, साइन स्नेल्स लॉ से हमने क्रिटिकल एंगल निकालने का एक फॉर्मूला आपको बताया था, N2/N1। इससे यहां तक किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताओ। फिर हम आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। 2 मिनट तक गोल गोल घूमता है वीडियो स्टार्ट करने पर। वाईफाई लगवाओ, बढ़िया सा इंटरनेट लगवाओ। रामचंद्र मुर्मू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो यहां तक मैंने अभी क्या बताया आपको कि लास्ट क्लास में पूर्णांतरिक परावर्तन में कि हम क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण का मान कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, सारी वैरायटी कर चुके हैं जितने भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब जो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो हमने फिनोमिना पढ़ा था कि अगर लाइट को हम क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे छोड़ेंगे तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। तो ये बेटा हमारा क्या था, TIR। तो लाइट को टोटली वापस लेके आना है तो लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर छोड़ना पड़ेगा, और लाइट जानी चाहिए डेंसर मीडियम से रेरर, सघन माध्यम से विरल। यहां तक कुछ पूछना तो नहीं है किसी बच्चे को? शुरू कर दें फिर आज की क्लास हम। मिंटू, सुनील, अनिल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके हम एग्जाम्पल लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो सबसे पहले बेटा इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे हम, शाइनिंग ऑफ डायमंड्स, हीरो का चमकना। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो हीरे चमकते हैं ये किस घटना पे काम करता है, तो हीरो का जो चमकना है वो काम करता है TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, चलो अब देखो जो हीरे का जो चमकना है इसमें आप बड़े ध्यान से देखेंगे। ये मान लो कि मेरे पास में एक बहुत ही बढ़िया तरासा हुआ एक हीरा है। ठीक है, अब हीरे में क्या होता है कि बेटा लाइट जो है हीरे में जब जाएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइट हीरे में चलेगी, बहुत बढ़िया। लेकिन जो लाइट हीरे में चली गई, जब ये लाइट बाहर निकलने की कोशिश करेगी, अब देखो माहौल क्या बनेगा। अभी लाइट जो है बेटा हीरे में डायमंड के अंदर पहुंच गई है, आपने कहा जी पहुंच गई, लेकिन जैसे लाइट डायमंड से बाहर निकलेगी, अब मुझे एक चीज बताओ, डायमंड तो एक डेंसर सघन माध्यम है भाई, इसका अपवर्तनांक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना है, 2.42, याद होगा आपको। और एयर का कितना होता है, लगभग 1। यानी जब लाइट डायमंड से बाहर हवा में जाना चाहेगी तो लाइट जाना चाह रही है सघन माध्यम से विरल में, डेंसर से रेरर में। और हमें पता है कि अगर लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, डेंसर से रेरर में जाए, तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा जाए। और हमें पता है कि डायमंड और एयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, लगभग 24 डिग्री के आसपास होती है। तो अगर लाइट जब डायमंड से बाहर एयर में निकलना चाह रही है, अगर यहां पे लाइट 24 डिग्री से बड़े एंगल पर टकरा गई, जिससे कि टकराने की संभावना भी ज्यादा है भाई, लाइट 24 से बड़े एंगल पर टकराने की ज्यादा संभावना है ना, 26 पे, 30 पे, 35 पे, 50 पे, 65 पे, 70 पे, 75 पे, 80 पे, 90 तक कितनी ज्यादा संभावना है। और लाइट यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा गई तो लाइट बाहर निकलेगी नहीं, तो डायमंड के अंदर ही टक्कर मारकर रिफ्लेक्ट होकर पूर्ण रूप से डायमंड के अंदर ही वापस आ जाएगी। अब मान लो कि लाइट फिर यहां पे टकराई डायमंड के अंदर ही, अब ये फिर से निकलना चाह रही है बाहर हवा में,
फिर से सघन माध्यम से विरल में जा रही है, फिर से डेंसर में जा रही है, रेरर में। फिर अगर ये क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री से बड़े एंगल पर टकरा जाए तो फिर लाइट टोटली फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर मान लो फिर यहाँ 24 से बड़े एंगल पर टकरा गई, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर मान लो 24 से बड़े एंगल पर टकरा गई, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और लाइट लगातार ऐसे ही कर रही है, यानी कि जो लाइट एक बार डायमंड के अंदर घुस गई वो डायमंड के अंदर ही ट्रैप हो जाती है। कि लाइट डायमंड के अंदर घुसी और लाइट क्या करती है, डायमंड के अंदर टकरा 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 कर अंदर ही घूमती रहती है। अब मान लो कि बहुत देर के बाद ऐसा हुआ कि लाइट जो है वो 24 से बड़े एंगल पर न टकराकर 24 से कम एंगल पर टकराई। अगर लाइट 24 से कम एंगल पर टकराएगी अब ये बाहर निकल जाएगी। अब जो लाइट बाहर निकलेगी बेटा बहुत ही ज्यादा लाइट होगी, क्योंकि बहुत देर से लाइट अंदर ही अंदर क्या कर रही थी, ट्रैप हो रही थी। अब जो लाइट बाहर निकल के आई है बहुत ही इंटेंस लाइट होगी, बहुत ज्यादा लाइट आपकी आंख में घुसेगी तो आपको बहुत ही भयंकर चमक दिखेगी। इसलिए आपको डायमंड बहुत ज्यादा चमकते हुए दिखते हैं। तो डायमंड हमें चमकते हुए बहुत ज्यादा क्यों दिखते हैं, उनके अंदर चमक क्यों दिखती है, ऐसा क्यों लगता है कि बहुत ज्यादा रोशनी हमारी आंख में घुस रही है? क्योंकि डायमंड से जब भी लाइट बाहर निकल रही होती है, जो वो क्या हो रही होती है, जो लाइट अंदर डायमंड में जा रही थी लगातार लाइट डायमंड के अंदर ही लाइट ट्रैप होती रहती है। क्योंकि लाइट डायमंड के अंदर क्या करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत सारे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन करते रहेगी, अंदर ट्रैप होती रहेगी। जब लाइट बाहर निकलेगी तो बहुत इंटेंस लाइट आंख में घुसेगी, तो इसलिए बहुत ज्यादा चमक लगती है। डायमंड से लगता है कि बहुत ज्यादा रोशनी निकल के बाहर आ रही है। तो डायमंड जो चमकते हुए दिखते हैं उसकी वजह क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि डायमंड में सिंपल कांच की प्लेट की तरह से नहीं होता कि इधर से लाइट गई और कुछ लाइट उससे पार करी और आपकी आंख में घुस गई और कुछ कांच की प्लेट से रिफ्लेक्ट भी हुई होगी, तो बहुत ही कम इंटेंस लाइट आपकी आंख में नहीं पहुंचेगी। कांच आपको चमकता हुआ नहीं दिखता, डायमंड चमकते हुए दिखते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हीरो का जो चमकना है, डायमंड का जो चमकना है, ये किस घटना पे काम करता है? हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे। दूसरा, इसमें एक बड़ा फेमस एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मिराज। फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मरग मरीचिका का बनना। भाई दिल्ली में तो बारिश हो रही है बेहतरीन, आपके यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है? मरग मरीचिका का बनना, इतना मजा आ रहा है, बाहर एकदम बारिश की आवाज आ रही है, एकदम बढ़िया, छप 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 छप, पढ़ाने का लगी आनंद। अच्छा, तो मिराज जो है अभी मैं आपको इसे बना के भी दिखाऊंगा। पहले हम बता देता हूं मरग मरीचिका मिराज क्या है। लगभग हर बच्चे ने इसे देखा होगा, बस बहुत सारों को ये पता नहीं होगा कि अच्छा इसे मिराज कहते हैं। देखो अभी गर्मी का मौसम आ रहा है और आप कभी गाड़ी में किसी हाईवे पर जा रहे हो, आपने किसी, शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो कि जिसने अनुभव ना किया हो, आप किसी कार में, गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, बिल्कुल तप रही है गर्मी, मतलब बढ़िया जमीन तप रही है, बढ़िया गर्मी है, और आप कार से जा रहे हैं और आपने कई बार देखा होगा कि हाईवे पर आपको थोड़ा सा आगे ऐसा लगता होगा जैसे कहीं धूप सी कुछ हिल रही है, पानी सा बिखरा हुआ है, एक इल्यूजन होता है आपको ना, कुछ चमक सी दिखती है सड़क पे और लगता है कुछ जैसे पानी का बिखराव सा है, एक इल्यूजन होता है, भ्रम, उसे हम कहते हैं मिराज। तो जैसे जैसे आपकी कार उसके नजदीक पहुंचेगी और आपको दिखना गायब हो जाएगा, वो फिर थोड़ा सा आगे जाके दिखेगा। तो गर्मियों के मौसम में हाईवे पर जो आपको पानी का एक भ्रम सा होता, लगता है कि पानी कुछ चमक सी रहा है सड़क पे, उसे मरग मरीचिका मिराज कहते हैं। रेगिस्तानों में तो बड़ा अच्छा दिखता है ये। रेगिस्तानों में तो कई बार ऐसा लगता है कि पूरी झील की झील बह रही हो, एक बहुत बड़े एरिया तक आपको ऐसा इल्यूजन, ऐसा भ्रम होगा। तो गर्मी के मौसम में सड़क के किनारे पर, खेतों में जाते समय कई बार जो आपको पानी सा हिलता हुआ दिखता है या रेगिस्तानी एरिया में, उसे हम कहते हैं मिराज, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसके नजदीक जाओगे तो गायब हो जाएगा। तो जो मरग होते हैं हिरन, उन्हें लगता है कि सच में ही वो पानी है, तो उसके पास जाते हैं, वहां पे पानी दिखता नहीं है, फिर कहीं और दिखता तो फिर उसके चक्कर में थोड़े से वो बहक जाते हैं वो। तो ये हमारे है मिराज। तो मिराज का जो बनना है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पे काम करता है। इसे भी मैं आपको बना के दिखा भी दूंगा। मिराज वाले केस में याद रखना कि मिराज किस पे काम करता है, अगर पेपर में आ जाए तो आपको लिखा मिलेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगर ये लिखा ना मिले तो फिर आप टिक लगा देंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन पे। क्योंकि आपको पता है जब हम TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ भी रहे थे तो शुरुआत हमने रिफ्रैक्शन अपवर्तन से ही की थी। तो इस वाले क्वेश्चन में, मिराज वाले में, कई बार आपको TIR लिखा नहीं मिलेगा तो फिर रिफ्रैक्शन पे टिक लगाएंगे, ठीक है। जैसे बच्चे ने आज ही बैच लिया, पहले पीछे क्लास कंप्लीट कर लो भाई, है ना। ये कमेंट लिखने से कोई मतलब नहीं है ना, आपको समझ में आएगा बीच में। आप एक काम करेंगे, पहले पीछे क्लास कंप्लीट कर लो, और 3-4 दिन की छुट्टी थी अभी, उसमें आपको कर लेना चाहिए था वैसे तो, है ना। जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन किया है, या तो एक काम करो, वो 2-4-5 क्लास का वेट कर लो, जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा डेली चेक करते रहना, तो नए टॉपिक से आप आ जाना। नहीं तो आप पीछे की क्लासेज पहले फटाफट कंप्लीट कर लो इस लाइट वाले चैप्टर की ना, फटाफट स्पीड से। अभी मान लो आप पीछे जो मैंने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया है वो नहीं कर पा रहे, तो लाइट तो कंप्लीट कर ही लो कम से कम, है ना।
अभी मिराज का भी हम इससे फॉर्मेशन दिखाएंगे आपको कि मिराज कैसे दिखता है गर्मी में। एक थर्ड लिखेंगे इसमें हम, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। रुक गया भाई बारिश, हल्का सा एक झोंका सा आया केवल। प्रकाशिक तंतु। अच्छा, मैंने खुद से ना कैलकुलेशन से मतलब आइडिया लगाया है, ऐसे पता नहीं आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि नहीं। पहले इसे चलाते हैं। तो मैंने अपने पर्सनल लिए, मैंने कहीं किसी फेसबुक या किसी से नहीं देखा, ये मैंने एक चीज ऐसे कुछ आइडिया से लगाया मोटा मोटे था, कि मैंने ऐसा महसूस किया कि जिस बार होली जल्दी हो, मान लो कि मार्च की शुरुआत में ही हो, 3, 4, 5 मार्च की होली है, 5, 6, 7 मार्च तक, तो उस बार गर्मी जल्दी आ जाती है। और जिस बार होली लेट हो, जैसे इस बार आई 25, 26 मार्च को, तो उस बार जो मौसम है वो मतलब लेट गर्मी आती है। देखो अभी देखो जैसे बारिश हो रही है, कल परसों भी मौसम चेंज हो गया था, बीच में गर्मी से आई थी 1-2 दिन, फिर मौसम बदल से गया। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कुछ सालों से ऐसा महसूस सा कर रहा हूँ, अब पता नहीं ठीक है कि नहीं है, वो बात अलग है, पर मुझे पर्सनली ऐसा महसूस सा हुआ है कुछ सालों की ऑब्जर्वेशन से, है ना। अब यहाँ देखेंगे, अब देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। अरे बेटा, जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये जो प्रकाशिक तंतु है, ये क्या होता है? ये जैसे आप अपने घर में भी, जैसे आप लगातार क्लास लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने वाईफाई लगवा लिया होगा कि भाई डेली 2-3 क्लास लेनी है, रिवीजन वगैरह भी करना है, और तो एक काम करते हैं कि डेटा में तो काम चल नहीं रहा, 1 या 2 GB डेटा में, एक काम करते हैं कि वाईफाई लगवा लो। और वाईफाई वाला भी आपसे कहता है भाई साहब जियो फाइबर लगवा लो, आपको मैं ऑप्टिकल फाइबर से वाईफाई भेजूंगा, इतना बेहतरीन चलेगा, आपको कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है, जब उस हम अपने घर में वाईफाई कनेक्शन लेते हैं, तो अच्छी स्पीड का बढ़िया इंटरनेट क्यों चलता है, वो देखो वो काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो TIR के प्रोसेस पे, इसे समझने की कोशिश करना। देखो यहां देखना सभी बच्चे, मतलब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इसमें एक फाइबर का मतलब होता है धागा, यानी ऑप्टिकल फाइबर में जो तार होता है जिससे सिग्नल पास करता है, और जितना मेरे सर का मोटा बाल है ना, जितना मोटा धागा होता है, लगभग उतनी ही मोटाई का एक फाइबर बोलते हैं उसे हम, धागा होता है। यानी समझो सिग्नल मेन जो चलेगा, उस तार की मोटाई सर के बाल जितनी मोटी होगी, एक धागे की जितनी मोटाई का होगा। अब उसके ऊपर बाकी और लेयर भी चढ़ी होंगी, लेकिन जो मेन सिग्नल जो चलेगा वो अंदर एक पतले से तार के अंदर चलेगा। अब जो अंदर वाला बेटा, जो हमने इसके अंदर सिग्नल चलाना है, इसका ऐसा मेटेरियल रखते हैं कि उसका बहुत ही हाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हो, उच्च अपवर्तनांक हो, यानी कि सघन माध्यम की तरह काम करे। और जिसके ऊपर हमने बाकी जो प्लास्टिक की लेयर चढ़ा ली है, उनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम रहता है इसके मुकाबले, वो एक विरल माध्यम की तरह काम करती हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, मान लो मैंने ऐसे एक सिग्नल भेजा, और वो सिग्नल बेटा मेरा कहां से कहां जा रहा है, देखो अंदर वाला जो मेन तार है जिससे सिग्नल क्रॉस करेगा, वो तो डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम, उच्च अपवर्तनांक वाला, हाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला। बाहर वाले का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है कम, यानी मेरा सिग्नल जा रहा है डेंसर मीडियम से रेरर, सघन माध्यम से विरल। अगर मैं इस सिग्नल को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर छोड़ दूंगा, तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। फिर ये क्रिटिकल एंगल से, देखो बिल्कुल सिमेट्री है ना, बिल्कुल पैरेलल लाइनें हैं, फिर ये क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकराएगा, फिर टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल होता है वो टोटली रिफ्लेक्ट होते होते पूर्ण रूप से परावर्तित होता रहता है, वायर के अंदर ही टोटली रिफ्लेक्ट होता रहेगा, और सिग्नल आपके पास में पहुंच गया। यानी सिग्नल की इसमें लीकेज नहीं है। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि आपने जो सिग्नल छोड़ा, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़े एंगल पे छोड़ेंगे। मान लो कि जो अंदर वाला तार जो है और बाहर वाला जो आपने इसके ऊपर लेयर चढ़ाई, उन दोनों पेयर के लिए, उस जोड़े के लिए क्रिटिकल एंगल मान लो बना 8 डिग्री, आप सीधे सिग्नल छोड़ दो सीधे 25 डिग्री पे, क्रिटिकल एंगल से बहुत बड़े एंगल पे, तो लाइट क्या करेगी, क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे छोड़ी गई है तो टोटली रिफ्लेक्ट करती रहेगी, पूर्ण रूप से परावर्तित होती रहेगी, और टोटली रिफ्लेक्ट होते 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 आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें सिग्नल की बिल्कुल लीकेज नहीं होती। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, जब सिग्नल की लीकेज नहीं होगी, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़िया बनी रहेगी, जैसा सिग्नल मैंने अपने घर से छोड़ा वैसे आपके घर पे पहुंच गया। तो अच्छी स्पीड का बढ़िया इंटरनेट, अच्छे सिग्नल वाला अगर आपको चाहिए, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का, जिसके लिए आजकल जो सबसे बढ़िया चल रहा है जियो फाइबर। जैसे मैंने अपने घर में पहले एक कंपनी का, किसी एक्साइटल कंपनी वगैरह का मैंने वाईफाई लगवा रखा था, तो कई बार क्लास में दिक्कत आ जाती थी। फिर मैंने एक और लगवाया साथ में, कोई नेटमैक्स करके हमारे यहाँ लोकल, कि ताकि अगर ये वाईफाई चला जाए तो फिर मैं इसके वाले का सब्स्टिट्यूट ले लूं। पर तब भी कभी ना कभी
मजा नहीं आता था क्लास लेने में उतना। लेकिन जब से जियो फाइबर आया, एक तो उन्होंने सारी वायरिंग अंडरग्राउंड कर रखी है, तो बीच में कोई तार वार काट दे, कर दे, वो कर दे, वो वाले पंगा नहीं है। दूसरा अच्छी स्पीड का आता है, तो इसलिए क्लास बिल्कुल स्मूथ चलती है इसमें, तो बढ़िया रहता है। थोड़ा सा महंगा है पर लेकिन फिर भी सस्ता पड़ता है। क्यों? जियो फाइबर मान लो 1100-1200 रुपए का है, वो दोनों 700-700 रुपए के मिला के 1400 के थे दो। ये अकेला घले 1100-1200 का है, तो 1400 हटवाया, 1200 में 200 रुपए बची गए। एक तरीके से देखो तो सिंगल से कंपेयर करो तो महंगा है, पर दोनों से कंपेयर करो तो फिर सस्ता ही पड़ रहा है। तो ये बढ़िया है, एकदम बेहतरीन। और इसके जो जनक है, फादर जो है, जिन्होंने इसके बारे में बहुत काम किया है ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये याद रखना, इनका नाम है नरेंद्र कपाणी। ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिकन, नरेंद्र कपाणी, ठीक, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एक लिखेंगे लास्ट टर्म, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का होता है बेटा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे शायद, किसी पड़ोसी का सुना हो या किसी रिलेटिव का सुना हो उन्होंने, मतलब किसी की इंटेस्टाइन में, आंत में कुछ दिक्कत आ गई और डॉक्टर जो है उसे अल्ट्रासाउंड से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, कहता है भाई साहब एंडोस्कोपी होगी। तो उसमें डॉक्टर क्या करता है, वायर लेता है, वो होता है ऑप्टिकल फाइबर, उसमें एक छोटा सा कैमरा लगाएगा और मुंह से कैमरा पेट के अंदर भेज देगा। तो जो भी आंत में जो भी चीज दिक्कत हो रही होगी ना, वो बिल्कुल कंप्यूटर की स्क्रीन पे बिल्कुल लाइव देख रहा होगा डॉक्टर, तो ज्यादा अच्छा पता पाएगा कि भाई पेट में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब देखो जो एंडोस्कोपी प्रोसेस में जो हमने वायर लिया वो कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टीआईआर पे, यानी कि एंडोस्कोपी जो पूरा प्रोसेस है वो किस पे काम कर रहा है, टीआईआर पे, ठीक है। तो पेपर में आ जाए कि हीरे का चमकना किस पे काम करता है, मिराज का बनना किस पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, एंडोस्कोपी किस पे काम करता है, सबका आपको आंसर बताना टीआईआर। और ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसे ही मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन रिफ्रैक्शन अपवर्तन के भी बताए थे, कि पेपर में पूछ ले कि तारों का टिमटिमाना किस घटना पे काम करता है, पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना किस पे काम करता है, पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का उठा हुआ दिखना किस पे काम करता है, पानी के तालाब में मछली का उठा हुआ दिखना किस पे काम करता है, पानी के अंदर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना किस पे काम करता है, सूरज का उसके उगने से भी पहले दिखना किस पे काम करता है। ये सारे क्वेश्चन हमने किस में पढ़े थे, रिफ्रैक्शन अपवर्तन में। तो रिफ्रैक्शन के 5-6 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और टीआईआर के 4-5 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बिल्कुल दिमाग में बना के रखना। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं मिराज के बारे में। एक तो ना भाई ये फालतू का ना ये पूछना बंद करो भाई, ये कुछ बच्चे तो केवल टाइम पास करने आते हैं क्लास में, हर क्लास में है इनका, रेलवे क्वेश्चन आपकी क्लास से हो जाएंगे क्या, तो भैया क्या पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें, क्या चल रहा है, ये सत्यनारायण की कथा चल रही है क्लास में, मतलब टाइम पास मत करो मिश्रा जी, है ना। कुछ भी मतलब कुछ नहीं आ रहा क्लास में, कुछ क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा तो चलो फर्जी पूछ लें कुछ ना कुछ। क्या करें ऐसे बच्चों का, मुर्गा बनाया जाए ऐसे बच्चों का। अगर ये बच्चे से ऑफलाइन क्लास में उनका मुर्गा बनाया जाए, है ना, और उसके ऊपर ऐसे मोबाइल रख दिया जाए कि अगर ये मोबाइल गिरा, है ना, तो 2 कान पे भी लगेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए पुराने जो टीचर थे हमारे जमाने के, उन्होंने ऐसी युक्तियां इन्हीं बच्चों के लिए निकाली थी। अब मुझे समझ में आता है कि मास्टर हमारे पहले वाले इतने खतरनाक क्यों थे। वो इसलिए खतरनाक थे क्योंकि उन्हें ऐसे ऐसे बच्चों से पाला पड़ता था रोज उनका विचार होगा। अब क्या करें, वो यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं हम इसे डेली ना 1.5 घंटे, कह रहा जी रेलवे क्वेश्चन हो जाएगा क्या। यहाँ देखो, यहाँ पे एक बात समझेंगे, मिराज को समझते हैं हम, मिराज कैसे काम करता है, कैसे बनता है। बेटा मान लो कि सड़क पे कोई पेड़ है, ये है ना, पेड़ हो सकता है, कोई मकान हो सकता है, कोई कीकर का पेड़ हो सकता है रेगिस्तानों में, या रेत का टीला ही हो सकता है। ये मान लो कोई पेड़ वेड़ है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे हमारे पास में, ये मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब देखो मुझे कैसे मिराज दिखेगा उस बात को समझना, मिराज वाले फिनोमिना को समझेंगे हम। थोड़ा सा और दूर को बना लेते हैं कहीं। अच्छा देखो, ये रेगिस्तान में भी कई बार आपको मिराज दिखते हैं, तो आप ये मत कहना सर रेगिस्तान में तो पेड़ होता नहीं है, तो कुछ कंटीले पेड़ तो होते हैं ना, कांटे वाले पेड़ होते हैं, या कुछ पेड़ नहीं तो कोई रेत का टीला तो हो ही सकता है रेगिस्तान में, या हाईवे पे आप जा रहे हैं तो कोई मकान हो सकता है, कोई पेड़ तो होते ही हाईवे के ऊपर। अब देखो ये मिराज बनता कैसे, इस बात को समझने की कोशिश करना कि गर्मी के मौसम में देखो सूर्य का प्रकाश आया तो सन की लाइट पहले गिरेगी जमीन पर,
तो सनलाइट जैसे जमीन पर गिरती है ना तो जमीन पूरी तप जाती है, होता ना जमीन गर्म हो जाती है। गर्मी के मौसम में आप नंगे पैर सड़क पे क्यों नहीं चल पाते? आपका तो सर पैरों में फोके पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, जमीन पूरी तप गई है। अच्छा जब जमीन पूरी तप जाएगी तो इस जमीन के जो आसपास की जो हवाएं टच में है इसके, वो भी गर्म हो जाएंगी कन्वेक्शन मेथड से, संवहन से। तो ये हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट में 3 मेथड पढ़े थे ना हीट ट्रांसफर होने के। तो जमीन गर्म हुई तो इसके आसपास की जो हवाएं हैं वो भी गर्म हो जाएंगी। अब जो बेटा जो आसपास की जो हवाएं ज्यादा गर्म हो जाएंगी तो मैंने लिख रहा हूं हॉट एयर। लेकिन जो थोड़ी सी जो ऊपर हवाएं होंगी वो उतनी गर्म नहीं होंगी, वो थोड़े कम गर्म होंगी। अगर आप बहुत ही ऊंचे पहाड़ों पर जाओगे ठंडी ही पड़ जाएंगी। तो यहाँ पे ज्यादा गर्म हवाएं हैं, थोड़ा सा अगर मैं ऊपर लूं तो मैं कह दूंगा कि वो हवाएं थोड़ी सी कम गर्म होंगी। थोड़ी सी कम गर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे जो एयर होंगी उसे मैं लिख सकता हूं वार्म एयर, गुनगुनी, है ना। ये मान लो कि तेज गर्म हवाएं हैं जो जमीन से चिपकी हुई हैं, ये थोड़ी सी गुनगुनी हवाएं हैं। अब याद करो मैंने क्लास में आपको एक दिन एक चीज बताई थी और मैंने आपसे बोला भी था कि मिराज को समझते समय इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। और मैंने आपसे बोला था मिराज को समझते समय मैंने कहा था कि हम क्या समझेंगे कि जो किसी माध्यम का, किसी मीडियम का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कम है कि ज्यादा है। मैंने कहा था अगर गर्म हवाएं हैं तो वो विरल माध्यम की तरह काम करती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का मान घटता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हवाएं ज्यादा गर्म होंगी तो उनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है। यानी कि जो गर्म हवाएं होती हैं इनका बेटा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है कम, एक रेयर मीडियम की तरह काम करती हैं। गर्म हवाएं विरल माध्यम की तरह काम करती हैं। लेकिन जो उतनी गर्म नहीं है वो थोड़ी सी कैसे काम करेंगी? सघन माध्यम की तरह, डेंसर मीडियम की तरह। यानी हवाओं में भी अगर गर्म हवाएं हैं तो विरल माध्यम की तरह काम करती हैं, जो कम गर्म हवाएं हैं वो सघन माध्यम की तरह काम करती हैं। अब मान लो कि यहां से स्पीड से कि किसी पॉइंट से प्रकाश के, सूर्य का प्रकाश टकराया और इस पॉइंट से मान लो प्रकाश की किरण चली, लाइट की रे चली, ये लाइट चल रही है चल रही है चल रही है इस वाले पॉइंट से, ठीक है। थोड़ा आदमी लग रहा बड़ा सही बनाना पड़ेगा, छोटे से बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं केवल समझाने के लिए, ठीक है। डायरेक्शन देखना, अब इस पेड़ से प्रकाशीय किरण चल रही है। अब ये प्रकाशीय किरण कहां चल रही है? सघन माध्यम में, क्योंकि जो कम गर्म हवाएं हैं वो सघन माध्यम की तरह काम करेंगी, ज्यादा गर्म हवाएं विरल माध्यम की तरह। अब प्रकाशीय किरण जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरह। अगर आपको पता है अगर प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, डेंसर जाए रेयर में, अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा गई तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। अभी प्रकाश की जो किरण है जिस वाले पॉइंट से चली ये पूर्ण रूप से परावर्तित होकर आपकी आंख में पहुंच गई। अच्छा, हमारे ब्रेन को ये लगता है कि प्रकाश तो हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। अगर मैं इस पॉइंट को पीछे की तरफ को बढ़ाऊं, इस पॉइंट को अगर मैं पीछे की तरफ को बढ़ा दूं तो एक्चुअल में हमारे दिमाग को ये लगेगा कि लाइट जो है ना वो इस वाले पॉइंट से नहीं आ रही, इस वाले पॉइंट से आ रही है। तो जैसे इस वाले पॉइंट की इमेज यहां बनी, इस वाले पॉइंट की इमेज यहां बन जाएगी, यानी इस पूरे पेड़ की जो इमेज है कहीं यहां पे बन जाएगी सड़क पे। यानी कि जो पेड़ था तो कहीं यहां पर ही है, और जब मुझे क्या लग रहा है कि वो लाइट जो है वो कहीं यहां से आ रही है, तो किसी पेड़ या मकान की कोई इमेज होती है जो आपको चमक से लगती है ना सड़क पे, तो ये हमारा क्या बन गया? मिराज। तो किसी और चीज का प्रतिबिंब आपको सड़क पे कहीं और दिख रहा होता है, क्योंकि इस पेड़ पर लाइट चल रही चल रही चल रही चल रही चल रही है। तो प्रकाशीय किरण कहां से कहां जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। भाई ज्यादा गर्म हवाएं तो विरल की तरह काम करेंगी, रेयर की तरह। जो कम गर्म हवाएं वो सघन माध्यम की तरह। और हम पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है और वो क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा जाए तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं और किसी पेड़ से लाइट टकराकर पूर्ण रूप से परावर्तित होकर मेरी आंख में पहुंची, पर मेरे ब्रेन को क्या लगेगा कि लाइट तो सीधी रेखा में चलती है, तो मुझे कहीं पे वो जो पेड़ है जो यहां पर है उसकी इमेज कहीं सड़क में यहां दिख जाएगी और मुझे लगेगा कि पता नहीं कुछ चमक सी रहा है, कुछ हिल सी रहा है। भाई पेड़ हिलेगा तो भी हिल रहा होगा, है ना। तो कई बार तो हो सकता है कि जो इमेज दिखे बिल्कुल स्थिर दिखे, या कई बार वो हिलती हुई दिख सकती है। तो जो चमक सी दिखती है आपको सड़क पे उसे हम कहते हैं मिराज। तो मिराज वाला जो फिनोमिना है इसमें लाइट क्या कर रही थी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो 4-5 जो एग्जाम्पल हैं ये आपको ध्यान रखने हैं पेपर के हिसाब से, TIR के। और इसके अलावा मैंने आपको 4-5 बताए थे रिफ्रैक्शन के। तो पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे होगी, हीरे का चमकना किस घटना पे काम करता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, TIR, स्कैटरिंग। तो बोलेंगे TIR पे। हीरे का चमकना किस पे काम करता है? परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परकिरणन। तो बोलेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन।
एंडोस्कोपी किस प्रोसेस पे काम करता है? टीआईआर, पूर्णांतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर, मिराज का बनना टीआईआर, हीरे का चमकना टीआईआर, यानी कि पूर्णांतरिक परावर्तन। समझ रहे बात को? कुछ ऐसी लैंग्वेज रहेगी, ठीक है सर। बाद बनता है कि समान, ये क्लियर लिखो, समझ में नहीं आया भाई। चलो अब इसे हम लिखेंगे आगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये एक बढ़िया टॉपिक है, इससे भी आपके यहां पे क्वेश्चन पूछता है स्कैटरिंग से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो भी बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो चलती हुई क्लास में आकर समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, तो उतना बढ़िया आप नहीं समझ पाएंगे ना। तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि पहले हम पीछे का एक बार पढ़ लें, तो फिर आपको समझ में आएगी सारी बातें। स्कैटरिंग बातें प्रकीर्णन में, देखो स्कैटरिंग क्या बला है, ये सारी बातें हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्कैटरिंग प्रकीर्णन पे हमें पेपर में टिक लगाना कब है, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनके लिए स्कैटरिंग जिम्मेदार है, जिन्हें हम स्कैटरिंग से समझा सकते हैं। तो मैं पहले से उल्टा चल रहा हूं, मैं पहले आपको इसमें एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, फिर उन एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करेंगे प्रकीर्णन स्कैटरिंग की हेल्प से, ठीक है। तो शुरुआत कहां से करेंगे हम इसमें हम शुरुआत करेंगे कि किन किन क्वेश्चन का आंसर जो होगा स्कैटरिंग। तो लार्ज बनता, लार्ज की स्मॉल, वो कैसा भी बन सकता है वो, और रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग तो सेम साइज का ही बनेगा। ऑप्टिकल फाइबर बताया तो भैया, ऑप्टिकल फाइबर जैसे आप अपने घर में वाईफाई लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु सिग्नल को एक से दूसरी जगह भेजने का एक तार है, केबल है, कनेक्शन है। तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु एक वायर होता है जिससे सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा होता है, और उस ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा होता है वो टोटली रिफ्लेक्ट होते, पूर्ण रूप से परावर्तित होते होते जा रहा होता है। अभी तो बताया 2 मिनट पहले ही है। अच्छा, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो हमारा कब कब आंसर बनेगा इसे देखना। तो इसका मैं याद करने का एक छोटा सा एक आपको ट्रिक बताता हूं, ये कोई फिजिक्स का नियम नहीं है, एक केवल ट्रिक है समझने के लिए। अगर पेपर में कभी आपसे किसी बड़ी और प्राकृतिक, किसी बड़ी और नेचुरल वस्तु का कलर पूछ ले जाए, जैसे आपसे कह दे कि बताओ आकाश नीला क्यों दिखता है, भाई आकाश तो बड़ा भी है नेचुरल भी है। समुद्र नीला क्यों दिखता है, समुद्र बड़ा भी है नेचुरल भी है। नहीं, रेनबो में स्कैटरिंग नहीं आएगा, रेनबो अलग से पढ़ेंगे हम, रेनबो में स्कैटरिंग नहीं है। बादल सफेद क्यों दिखते हैं, सूरज लाल क्यों दिखता है। तो पेपर में अगर बड़ी और प्राकृतिक वस्तु के कलर पूछ ले कि आकाश नीला क्यों, बादल सफेद क्यों, सूरज लाल क्यों, समुद्र नीला क्यों, तो हमारा आंसर बनेगा स्कैटरिंग। क्यों बनेगा, स्कैटरिंग क्या है, सारी बातें आएंगे, अभी मैं केवल आपको एक तरीका बता रहा हूं थोड़ा सा। दूसरी चीज ये बनेगा कि ऑब्जेक्ट नेचुरल भी होना चाहिए, बड़ा भी। बड़े का मतलब कि केवल आप उसे दिमाग में महसूस कर सके, समुद्र आकाश बादल। यानी कि पेपर में जाके टमाटर लाल क्यों होता है तुम बोलो स्कैटरिंग, भाई टमाटर तो इतना सा है। नेचुरल के साथ में चीज ऐसी हो कि जिसके साइज बहुत ही ज्यादा बड़े हों। तो जैसे मैंने आगे सूरज आकाश बादल इन पे काम करेगा ये। क्यों करेगा, स्कैटरिंग क्या है, आकाश नीला क्यों है तो स्कैटरिंग वहां पे आंसर क्यों है, बादल सफेद है तो वहां पे क्यों है। इसके अलावा अगर आपसे वो बोलेगा कि भैया ये बताओ कि समुद्र नीला है या सूर्य लाल है या बादल सफेद है, तो इन सब के लिए आंसर स्कैटरिंग क्यों बन रहा है वो सारी बातें हम पढ़ेंगे डिटेल में क्लास में, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट में सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला रंग। ब्लू कलर ऑफ स्काई प्रकीर्णन कब कब आंसर बनेगा, एक तो आकाश का नीला रंग बहुत इंपोर्टेंट है, ये आकाश नीला क्यों दिखता है। सेकंड, ब्लू कलर ऑफ सी, समुद्र का नीला रंग। थर्ड, रेड कलर ऑफ सन एट डाउन एंड डस्क, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का लाल रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का लाल रंग। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स एंड स्मोक, बादलों
और धुएं का सफेद रंग, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स एंड स्मोक, बादलों और धुएं का सफेद रंग। ठीक, आकाश नीला क्यों, समुद्र नीला क्यों, हिंदी वाले शब्द लिख लेंगे, चलो नहीं तो मैं लिख देता हूं यहां पे। परकिरणन हमारा आंसर कब कब है, एक तो क्वेश्चन आकाश, आकाश का नीला रंग, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला रंग, ब्लू कलर ऑफ सी, समुद्र का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग। तीसरा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, बादलों और धुएं का सफेद रंग। ठीक है, बादलों और धुएं का सफेद रंग। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि स्कैटरिंग पहले क्या है, पहले वो समझेंगे और फिर ये समझेंगे कि इन सब चीजों के लिए स्कैटरिंग को हमने जिम्मेदार क्यों माना है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमने लिख लिया होगा, मान के चल रहा हूं मैं। आकाश का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, बादलों और धुएं का सफेद रंग। ठीक है, चलो अब स्कैटरिंग समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा माहौल सा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये धरती माता है और ये अर्थ के ऊपर है एटमॉस्फेयर, वातावरण। बेटा अर्थ के ऊपर का एटमॉस्फेयर वातावरण है, ये किससे मिलकर बना है, गैसों से और डस्ट पार्टिकल से। ये सूर्य देवता है और सन की लाइट कैसे लाइट होती है, व्हाइट लाइट। ये सन की व्हाइट लाइट चल रही है। ठीक, और आप सभी को पता होगा कि व्हाइट लाइट जो है 7 रंगों से मिलकर बनी है। ये 7 रंग कौन से होते हैं, विबग्योर। मैं ऐसा लिख देता हूं यहां पे, विबग्योर। ये सबको पता ही होगा, ये वायलेट कलर है, बैंगनी, ये इंडिगो, आसमानी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, आर से रेड। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो व्हाइट लाइट है 7 रंगों से मिलकर बनी है, 7 रंग है विबग्योर, VIB, विबग्योर। इन 7 रंगों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य किसकी है, तो आप क्या कहेंगे, ये बच्चा लिख रहा सर साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू कॉन्स्टेंट। यह जो अपवर्तन का सेकंड नियम है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, क्या ये सर एक ही रंग के प्रकाश के लिए, हाँ जैसे मान लो कि आपने कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली, एक रंग की लाइट गई और दूसरे मीडियम में पहुंच गई वो, क्योंकि अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होती है ना। तो मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय प्रकाश डालना है चेतन कुमार। हाँ देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है लाल रंग की, इसकी वेवलेंथ आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी मिल जाएगी, है ना। तो अब इसमें कोई फिक्सा नहीं है। तो जैसे वायलेट कलर की हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3900 ले लेता हूं मैं, इसकी ले लो 7600 भी लिखी मिलती है, 7800 भी। तो मैं 7800 लिख रहा हूं ताकि आपको याद करना आसान रहे कि 3900 का डबल 7800 एंगस्ट्रोम है। कई बार ये भी लिखा मिल सकता है कि वायलेट कलर की 4000, इसकी 8000। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 4000 से 8000। भाई सबसे कम बैंगनी की है व्हाइट लाइट में, तो 4000 से 8000 भी याद कर सकते हो, 3900 से 7800 भी,
कुछ किताबों में 3900-7600 भी लिखा मिलता है, अलग अलग लिखी मिलती हैं। पर थोड़ा सा आप चाहो तो ये 4000 से 8000 याद कर लो, या 3900 या 7800, जो भी आपका मन करे। ठीक, अब सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो है वेवलेंथ, और वेवलेंथ का जो सिंबल होता है लैम्डा, यानी सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट कलर बैंगनी रंग की, सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की वेवलेंथ। ठीक, अब यहां बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम स्कैटरिंग को समझने के लायक हो चुके हैं। देखो, सन से लाइट चली, सूर्य का प्रकाश चला, अभी सन से लाइट चल रही है। अभी सूर्य का प्रकाश पहले जा रहा था अंतरिक्ष में, स्पेस में, और अंतरिक्ष में तो खाली जगह है, वैक्यूम है, तो सन की लाइट को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में घुसेगी, अब क्या होगा कि सन की लाइट जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी, अब यहाँ पे तो गैसों के पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन गैस है। तो जो गैसों के एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इन पर टक्कर मारेगी, साथ में धूल के कण भी हैं। तो लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो लाइट के साथ होता क्या है कि लाइट अब इन पार्टिकल पर टक्कर मार मार के आगे बढ़ रही है। अब बेटा जैसे लाइट टक्कर मार मार के आगे बढ़ेगी, अब देखो होगा क्या, जैसे लाइट यहाँ पे चल रही थी, अब लाइट के सामने मान लो किसी गैस का कोई मोलिक्यूल्स अणु आ गया, मान लो नाइट्रोजन गैस का मोलिक्यूल आ गया या ऑक्सीजन का, तो लाइट इस पर टक्कर मारेगी, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये मोलिक्यूल्स क्या करेगा, उस एनर्जी को आगे भेज देगा। अब ये वाला इस पर टक्कर मारेगी, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर अगले वाले को ट्रांसमिट कर देगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब लाइट आती है, किसी एक मोलिक्यूल्स पर टक्कर मार रही है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अगले वाले मोलिक्यूल्स को एनर्जी फेंक के मारी, फिर इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसने अगले को फेंक के मारा, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और उसने एब्जॉर्ब करने के बाद आगे फेंक के मारा। तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा होता है कि जितनी भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की इस मोलिक्यूल्स ने, और फेंक के अगले वाले को मारा, इसने अगले वाले को मारा, इस प्रोसेस में कुछ जो लाइट है बेटा वो स्कैटर भी हो रही होती है, बिखर भी रही होती है। ऐसा नहीं हो रहा होता कि जैसे यहां से लाइट चली, यहां पर टक्कर लगी, इस मोलिक्यूल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जब एनर्जी को आगे फेंक के मारेगा ना, ये एनर्जी क्या करता है, चारों तरफ को एनर्जी इसमें टकराने का तो फूट जाती है, बिखर जाती है। नहीं, कुछ हिस्सा एनर्जी का आगे जाएगा और कुछ बिखर जाएगा, फिर इस पर टक्कर मारेगी, कुछ बिखर जाएगा, फिर आगे जाएगा, कुछ बिखर जाएगा, आगे जाएगा। ये ऐसे समझो जैसे मेरे हाथ में, यहाँ पे मैंने रेत लिया, बालू मिट्टी, और एक लाइन में 50 बच्चे खड़े हैं, तो मेरे हाथ में जितना भी रेत था मैंने इस वाले बच्चे के हाथ में डाल दिया। अब इसने ऐसे लिया, इसने अगले वाले के हाथ में डाल दिया, फिर इसने लिया, इसने अगले वाले के हाथ में डाल दिया। पर इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत रेत रास्ते में रिस्क भी रहा है, गिर भी रहा है। तो जितना रेत मैंने यहाँ पे लिया था, पता चला कि 50 वाले बच्चे के पास तो इतना ही पहुंच पाया, बाकी तो रास्ते के अंदर गिर ही गया है। तो ऐसे जब लाइट आगे बढ़ रही होती है, मोलिक्यूल्स पर टक्कर मार मार के लाइट आगे की तरफ बढ़ रही होती है, तो लाइट का कुछ हिस्सा क्या कर रहा होता है, स्कैटर भी हो रहा होता है, बिखर भी रहा होता है। तो लाइट का हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में चलते समय लाइट का वातावरण के अंदर गैसों के मोलिक्यूल्स पर टकराकर बिखर जाना, स्कैटर हो जाना, इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आगे बढ़ रही है और वो उसका कुछ हिस्सा बिखरता जा रहा है, बिखर रहा है, और लाइट आगे भी बढ़ रही है, तो एक साइंटिस्ट हुआ रेले साहब ने हमारे से कहा कि भाई जब लाइट आगे बढ़ रही है तो लाइट का कुछ हिस्सा बिखर भी रहा है, स्कैटर भी हो रहा है। तो व्हाइट लाइट में तो 7 रंग होते हैं, तो सारे के सारे रंग बराबर मात्रा में नहीं बिखरते, कि जब व्हाइट लाइट एक से दूसरी जगह जा रही है तो जितना लाल रंग बिखर रहा है उतना ही बैंगनी नहीं बिखरता, उतना ही हरा नहीं बिखरता। हर रंग का स्कैटरिंग, हर रंग का बिखराव अलग अलग होता है। कोई रंग बहुत ज्यादा बिखर के आगे बढ़ रहा होता है, कोई बहुत ही कम बिखर रहा होता है और सीधा चलता ही चला जाता है। तो कौन सा कम बिखरेगा, कौन सा ज्यादा बिखरेगा, इसके लिए हमें रेले साहब ने क्या बताया, इनके नाम में हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं रेले प्रकिर्णन। तो रेले साहब ने हमारे से कहा कि भैया ऐसा करो, देखो स्कैटरिंग को मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऐसे। स्कैटरिंग होती है, ये वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो रंग सबसे कम स्कैटर होगा, सबसे कम बिखरेगा, यानी बिना बिखरे ही सीधा आगे बढ़ रहा बहुत ही कम बिखर के ही बहुत दूर तक पहुंच जाएगा। जिस रंग की वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कम होती है उन रंगों की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, और रंग ज्यादा बिखरते हैं, बिखर जाएंगे, रास्ते में बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो ज्यादा बिखर रहे हैं, तो थोड़ी सी दूरी चलने पर ही बिखर जाएंगे वो। तो यानी कि जिस रंग की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी उस रंग की स्कैटरिंग होगी बहुत कम। जैसे कि रेड कलर, लाल रंग, तो रेड कलर में खाली लाल नहीं है, लाल के जैसे पास ऑरेंज है तो ऑरेंज भी कम ही बिखरेगा क्योंकि ऑरेंज की वेवलेंथ भी तो लाल के आसपास ही है। तो इसमें अगर हम स्पेसिफिक ले लें तो लाल रंग की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो लाल रंग सबसे कम बिखरता है हमारे वातावरण में। लेकिन जो बेटा ये नीचे के रंग हैं इनकी वेवलेंथ कम है, ज्यादा बिखरते हैं। तो नीला है ही, ये आसमानी और बैंगनी भी नीले से ही रंग से होते हैं,
तो इन्हें हम कह देते हैं ब्लू कलर्स। तो जिनकी वेवलेंथ कम है उनकी स्कैटरिंग होती ज्यादा, उनका बिखराव होता ज्यादा, यानी कि ब्लू कलर्स, नीले रंगों का। तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा बिखराव नीले रंगों का होता है, सबसे कम होता है लाल का। यानी अगर मैं अपने हाथ में 2 लेजर लाइट ले लूं, बटन दबाऊं लाल रंग का, इसका दबाऊं नीले रंग का, तो ब्लू कलर गैसों के मॉलिक्यूल्स पर टकरा टकरा के लाल रंग आगे बढ़ रहा है, और लाल रंग बहुत ही कम बिखरेगा, और बहुत ही कम बिखरेगा तो ये बहुत लंबी दूरी तय कर लेगा। लेकिन नीला रंग जो है वो बहुत जल्दी बिखर जाएगा, ये बहुत लंबी दूरी नहीं तय कर पाएगा। अगर इस बात को अगर आपके दिमाग में आया है, समझ में आई है बात, तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे दोगे। अगर पेपर में कोई आपसे पूछ ले कि हम डेंजर सिग्नल्स, खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाते हैं, तो आप इसका क्या रीजन देंगे? खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? हाँ देखो, खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं बेटा, क्योंकि लाल रंग जो है ना, ये बहुत ही कम बिखरता है, इसकी कम स्कैटरिंग होती है। अगर लाल रंग कम बिखरेगा, कम से कम स्कैटर होगा, तो लाल रंग बिना बिखरे बहुत दूर तक जा सकता है ना। अगर ये बहुत दूर तक चला जाएगा बिना बिखरे ही, तो बहुत दूर खड़े व्यक्ति को दिख जाएगा, अच्छा भाई लाल सा निशान लग रहा है। अब मान लो गाड़ी पूरी स्पीड पे लेके जा रहे हैं, ये सड़क पे लाल रंग का झंडा क्यों लग रहा है, कुछ खतरा है। अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेंगे और आप देखेंगे वहां तो गड्ढा था, इसलिए यहाँ पे लाल रंग का झंडा लगा रखा है। अभी जैसे मैं कल ही जब आ रहा था घर पे से दिल्ली, तो रास्ते में सेम यही इंसिडेंट हुआ। एकदम को सड़क के बीचों बीच एक डंडा से पे एक लाल रंग का झंडा लगा रखा था ऐसे ही, ताकि लोगों को पहले से पता चल जाए भैया यहाँ पे गड्ढा है, गाड़ी की स्पीड कम कर लें और साइड से गाड़ी लेके जाएं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां पे। तो लाल रंग की वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने की वजह से लाल रंग का बिखराव कम से कम होता है, लाल रंग की स्कैटरिंग कम से कम होती है, इसलिए हम खतरे के निशान लाल रंग के बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेंजर सिग्नल्स are made from danger signals are made from red color. Danger signals are made from red color because red color scatters least due to हाई वेवलेंथ। हिंदी में लिखेंगे खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि उच्च तरंग दैर्घ्य की वजह से, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। Danger signals are made from red color because red color scatters least due to high wavelength. ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप में से किसी बच्चे को हम पकड़ के अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप में बैठाएं और उसे अंतरिक्ष में छोड़ के आ जाएं, ये बच्चा कहाँ है? एक स्पेसशिप में है, अंतरिक्ष यान में है,
जब ये अंतरिक्ष में पहुंच गया तो उसने मुंह उठा कैसे देखा, तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसा होता है? आप बोलेंगे सर अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखेगा ब्लैक, काला, जैसे विपिन विक्की बता रहे हैं। देखो भाई आप एक चीज समझो, आप यहाँ धरती पे खड़े हैं तो सन की लाइट आपकी आंख में पहुंची तो सूरज का प्रकाश आपकी आंख में पहुंचा, सूर्य तो आपको दिखेगा, सन से निकली हुई लाइट आपकी आंख तक पहुंची। पर सन की लाइट आपकी आंख तक पहुंचने से पहले हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में कौन से रंग बिखर जाएंगे? ब्लू कलर बिखर जाएंगे, नीले कलर। तो इसलिए हमें बैकग्राउंड क्या दिखेगा? नीला नीला सा दिखेगा। लेकिन जब आप अंतरिक्ष में हैं तो सन की लाइट आपकी आंख तक पहुंची तो सन तो आपको दिख जाएगा, लेकिन वहां पे तो बेटा अंतरिक्ष में कोई मीडियम प्रेजेंट ही नहीं है, तो सन से लाइट चली, सन की लाइट सीधी सीधी आपकी आंख में पहुंच गई। अब वहां पे कोई एटमॉस्फेयर, कोई वातावरण है ही नहीं। जब कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वहां कोई वातावरण है ही नहीं, तो क्या होगा? जब वहां पे कोई एटमॉस्फेयर, कोई वातावरण होगा ही नहीं तो सन की लाइट कोई बिखर ही नहीं पाएगी, कोई लाइट स्कैटर ही नहीं हो पाएगी। जब लाइट कुछ बिखरेगी नहीं तो बिखरा हुआ प्रकाश आपकी आंख में पहुंचेगा ही नहीं, तो यानी कि आपको बैकग्राउंड से कोई रंग दिखेगा ही नहीं। भाई अभी तो सन की लाइट हमारी आंख में पहुंचती है तो सन तो हमें दिख रहा है, लेकिन सन की लाइट हमारे पास पहुंचने से पहले ब्लू कलर आकाश में बिखर जाते हैं, तो बिखरा हुआ प्रकाश भी तो हमारी आंख में पहुंचेगा। तो जो स्कैटर लाइट हमारी आंख में पहुंचती है वातावरण से, उससे वातावरण हमें दिखता है नीला, पर यहाँ पे तो लाइट स्कैटर ही नहीं होगी, वहां पे वातावरण है ही नहीं। तो हर वो जगह जहां पर एटमॉस्फेयर, वातावरण है ही नहीं, वहां पे जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वातावरण ही नहीं है, तो प्रकाश बिखरेगा ही नहीं, कोई लाइट स्कैटर ही नहीं होगी। जब लाइट स्कैटर ही नहीं होगी तो बिखरा हुआ प्रकाश आंख में पहुंचेगा ही नहीं, तो कुछ पहुंचेगा नहीं, तो कुछ दिखेगा ही नहीं। और जब कुछ ना दिखे, आंखें बंद कर लो, तो अंधेरे को हम बोल देते हैं काला। हर वो जगह जहां पर एटमॉस्फेयर, वातावरण नहीं है, आपको बैकग्राउंड काला दिखेगा। अगर पेपर में एक क्वेश्चन आए, अगर पृथ्वी के ऊपर से एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए, अब यहां से आकाश का रंग कैसा दिखेगा, तो भी हमारा आंसर काला होगा। जैसे पेपर में एक और क्वेश्चन आया कि चांद पर खड़े व्यक्ति के लिए आकाश का रंग कैसा होता है, तो चांद पे भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, आपको पता है वातावरण नहीं है, तो चांद के ऊपर आप खड़े हैं, वहां पे भी बैकग्राउंड पूरा काला दिखेगा। तो हर वो जगह जहां एटमॉस्फेयर नहीं होता, आकाश का रंग कैसा होता है? काला। तो लिखेंगे फॉर एन एस्ट्रोनॉट द कलर ऑफ स्काई इज ब्लैक। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला होता है। फॉर एन एस्ट्रोनॉट, फॉर एन एस्ट्रोनॉट, फॉर एन एस्ट्रोनॉट द कलर ऑफ स्काई, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लैक। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला होता है। फॉर एन एस्ट्रोनॉट द कलर ऑफ स्काई इज ब्लैक। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग होता है काला। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि जैसे सबसे कम वेवलेंथ किसकी बेटा? बैंगनी रंग की 3900, इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, बढ़ते 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 इसकी होगी 7800। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही, सेंसिटिव वेवलेंथ कौन सी है? वो वेवलेंथ, वो तरंग दैर्घ्य है कि जिससे हमारी आंखें देखें और हमारी आंखों में वो रंग चुभे ना, कंफर्टेबल सा रहे, है ना, और अच्छी चमक के साथ भी दिखे। तो मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सुग्राही जो तरंग दैर्घ्य हमारी आंखों के लिए, वो होती है 5500 एंगस्ट्रोम। 5550 ज्यादा बढ़िया है वैसे आंसर। ये 5550 एंगस्ट्रोम पड़ता है ये ग्रीनिश येलो रीजन में। इस रीजन में एक वेवलेंथ आती है 5550 एंगस्ट्रोम की, पीले हरे के क्षेत्र में। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव वेवलेंथ है हमारी आंखों के लिए। तो लिखेंगे मोस्ट सेंसिटिव वेवलेंथ फॉर ह्यूमन आइज। मनुष्य की आंखों के लिए, मनुष्य की आंखों के लिए
के लिए सबसे सुग्राही तरंग दैर्घ्य, मोस्ट सेंसिटिव वेवलेंथ जो है वो है 5550 एंगस्ट्रॉम। और ये किस क्षेत्र में पड़ती है? ग्रीनिश येलो क्षेत्र में, ग्रीन येलो हरे पीले क्षेत्र में पड़ती है। 5550 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम भी मिल सकता है पेपर में लिखा हुआ, ज़्यादा सटीक याद रखना चाहो तो 5550 याद रख सकते हो, 5500 भी चल जाएगा। तो हरे और पीले के क्षेत्र में आता है। मोस्ट सेंसिटिव वेवलेंथ मनुष्य की आंखों के लिए सबसे सुग्राही तरंग दैर्घ्य है ना। ग्रीनिश येलो क्षेत्र में पड़ती है 5550। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप सभी ने सुना होगा, एक होता सर हमें आंख के लिए येलो कलर का चश्मा, येलो कलर का चश्मा कौन सा होता है भाई? येलो कौन सा चश्मा, मतलब उसका फ्रेम येलो कह रहे हो या कैसा? एक क्वेश्चन आता है और मैं, जैसे कि एरोप्लेन जो होते हैं उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें कॉकपिट में जहां पर पायलट और को पायलट बैठते हैं, वहां की हर बातचीत जो आपस में बातचीत करेंगे वो एक कंट्रोल रूम से जो बात करेंगे, एयर कंट्रोल रूम से, वो सारी की सारी जो बातें होती हैं वो सारी की सारी उसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं। तो मान लो कभी प्लेन क्रैश हो जाए तो उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है ताकि रिकॉर्डिंग सुन के पता लगाए कि भाई कहाँ पे क्या बातचीत कर रहे थे, कहाँ पे समस्या आ रही थी, या कंट्रोल रूम से क्या बातचीत हुई उनकी, वो समाधान निकला कि नहीं निकला, या कभी एरोप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़े तो भी सुना जाता है। एक पूरी कमेटी बैठती है ना, कि भाई इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो दुर्घटना भी घट सकती थी, तो क्या समस्या आई, तो एक पायलट के क्षेत्र से चीजें दिक्कत आई कि या फिर कंट्रोल रूम के क्षेत्र से। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो ब्लैक बॉक्स होता है एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में, ये किस कलर का होता है? तो आपको बताना है एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में जो ब्लैक बॉक्स होता है वो किस रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में जो होता है इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर, नारंगी रंग का होता है ये, नारंगी। ब्लैक पर टिक मत लगा देना इसमें, कोई ग्रीन बता रहा है कोई नारंगी बता लो, टिक तो ब्लैक ही बता रहा है। अरे ब्लैक बॉक्स का कलर क्या ब्लैक? ये क्वेश्चन कभी बनेगा पेपर में? ब्लैक बॉक्स अगर ब्लैक हो तो ये क्या क्वेश्चन बना? ब्लैक निगेटिविटी की वजह से होता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स को हम ढूंढ कर रहे हैं किसी दुर्घटना वाले टाइम पे ना। सुना होगा ना, जैसे हम कहते हैं कई बार ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, भाई मान लो कि मंडे को कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट जाए, कोई आतंकवादी हमला हो जाए, तो हम कहेंगे कि भाई ये तो ब्लैक मंडे हो गया, जैसे ब्लैक फ्राइडे हो गया, ब्लैक ट्यूसडे हो गया, है ना, ऐसे सुनते होंगे, वेनेसडे, कुछ ऐसे। तो ब्लैक निगेटिविटी को शो करता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये ऑरेंज कलर का इसलिए बनाते हैं कि एक तो ऑरेंज लाल के भी नजदीक है, और एक ऑरेंज जो है इस येलो ग्रीन रीजन के भी नजदीक है। यानी कि जो ऑरेंज कलर की चीज है, एक तो लाल की तरह इसकी वेवलेंथ भी ज्यादा है, ये भी कम बिखरेगा तो दूर से दिख जाएगा। दूसरा क्या है कि ये येलो ग्रीन के नजदीक है, हमारी आंखों के लिए सुग्राही रंग के नजदीक है, तो इसकी तरफ को हमारी आंखें जल्दी अट्रैक्ट भी होंगी, तो उसे ढूंढना ज्यादा आसान रहेगा। अब मान लो कि प्लेन क्रैश हो गया बर्फ में, और बर्फ में एक ऑरेंज कलर की चीज पड़ी हो तो अलग ही दिखेगी। मान लो कि क्रैश हो गया खेतों में, तो मिट्टी में भी ऑरेंज रंग की चीज अलग ही दिखाई देगी। या ऐसे ही मान लो कि क्रैश हो जाए, मान लो कि कहीं पर समुद्र में, तो भी ऑरेंज रंग की चीज अलग ही दिखेगी पानी में भी। जैसे एक बच्चा लिख भी रहा है कि स्विमिंग में जो जैकेट होती है ना, अगर आप देखें कई बार जो जैकेट होते हैं स्विमिंग वाली, उनमें तो ऑरेंज कलर की पट्टियां बनी होती हैं, या ऑरेंज कलर का ही होता है वो, ताकि पानी में जो व्यक्ति बह रहा हो तो वो दूर से ही पता चल जाए, उसकी तरफ को हमारी आंखें जल्दी अट्रैक्ट हो, दूर से भी दिख जाए। और उसकी तरफ को, जैसे हम बहुत सारी भीड़ भाड़ में बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं, तो ऑरेंज कलर की तरफ को हमारा दिमाग जल्दी अट्रैक्ट भी होता है, तो इसलिए ऑरेंज कलर की होती है। तो ऑरेंज कलर का होगा ब्लैक बॉक्स। ये
प्लेन के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में होता है, क्योंकि देखो जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है ना तो सबसे ज्यादा बचने की जो संभावना होती है उसकी टेल जो है, पूंछ जो है उसकी बचने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। दूसरे बहुत ही ऐसे मेटल का बनाया जाता है कि जल्दी से मेल्ट ना हो, पिघले ना, है ना, तो ये जनरली बच जाता है। ब्लैक बॉक्स क्रैश नहीं होता, एक तो बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में रखते हैं इसे, मेटल भी ऐसा यूज कर रहे हैं कि ताकि जो जल्दी से मेल्ट ना हो, पिघले ना, ठीक है। तो ये इसे बस ढूंढना भी आसान है। तो ज्यादातर में जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो जो टीम वहां पहुंचती है सबसे पहला काम उनका ये भी होता है कि पब्लिक को तो बचाना ही है, तो ब्लैक बॉक्स भी ढूंढ लिया जाए, ठीक है। तो क्या सर हिसाब से तो वायलेट ज्यादा स्कैटर होना चाहिए, वायलेट ज्यादा स्कैटर होता ही है, पर ये नहीं खाली वायलेट ही हो रहा है, साथ में इंडिगो ब्लू भी होते हैं। तो इन तीनों का जो मिक्सचर होता है ना, वो उसे मैंने ब्लू कह दिया। भाई आकाश कोई नीला थोड़े ना दिखता है हमें, वो ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इनका मिक्सचर है, हम आसमानी कलर कह देते हैं वो। अच्छा दूसरा, अब इसमें अब यहां पर चीजों हम समझेंगे। अब हमें पता चल गया कि जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आई, हमारे वातावरण में आई, तो जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में चलेगी तो एटमॉस्फेयर में लाइट चलते समय ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, ब्लू कलर ज्यादा बिखर रहे हैं, और ब्लू कलर ज्यादा बिखरेगा तो ब्लू हमारी आंख तक पहुंच गया। तो मैं पूरा वातावरण, पूरा का पूरा बैकग्राउंड दिखा नीला, तो आकाश नीला दिख रहा है, ये बात हमारे समझ में आती है कि आकाश नीला दिख रहा है कि ब्लू कलर्स जो है, नीले आसमानी कलर, ये ज्यादा बिखरते हैं, ज्यादा स्कैटर होते हैं। लेकिन सुबह शाम को सूरज लाल क्यों दिखता है, उसका आंसर भी स्कैटरिंग है। अब वो समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। यहां पर चीज देखेंगे, सुबह शाम के समय सूरज लाल क्यों दिखता है, अब उस पर आओ। ये हमारे पास में ये बेटा अर्थ के ऊपर का एटमॉस्फेयर, वातावरण है, और आप यहां अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है। ये आपको, तो आप एक बात को ध्यान समझना, भाई सूरज सुबह के समय निकला पूरब से, दोपहर को आपके सर के ऊपर है, शाम को पश्चिम में छिप गया, है ना। तो मुझे एक चीज बताना कि सुबह और शाम के समय सन से जो लाइट चलेगी, उस लाइट को आपकी आंख तक पहुंचने से पहले बहुत ही लंबी दूरी वातावरण के अंदर तय करनी पड़ेगी। लेकिन दोपहर के समय सन से जो लाइट चलेगी, उस लाइट को एटमॉस्फेयर में बहुत ही छोटी दूरी तय करनी पड़ रही है। यानी सुबह शाम के समय सूर्य का प्रकाश बहुत ही लंबी दूरी वातावरण में, एटमॉस्फेयर में तय करके आपके पास पहुंचेगा। और इतनी लंबी दूरी को तय करते करते होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कि बेटा जो वायलेट से लेके और ये लगभग येलो वेलो तक ये सारे कलर स्कैटर हो चुके होते हैं, बिखर चुके होते हैं। भाई जब सुबह शाम को लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में चल रही है तो बहुत ही लंबी दूरी तय करनी है, जिनकी वेवलेंथ कम होंगी वो ज्यादा बिखरेंगे, तो ये भी बिखर रहे हैं, तो लगभग सारे कलर बिखर जाएंगे। लेकिन लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा है तो लाल रंग कम बिखरता है, तो सुबह शाम के समय लाल रंग ही हमारी आंख में ज्यादा मात्रा में पहुंच पाता है बाकी कलर की अपेक्षा। इसलिए हमें सुबह शाम को सूर्य का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो लाल रंग का दिखता है। लेकिन दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश को बहुत ही कम दूरी हमारी तक चल के हमारी आंख तक पहुंच जाता है, तो इतनी कम दूरी में तो नीले रंग भी हल्के फुल्के ही बिखर पाते हैं कि लाइट हमारी आंख तक पहुंच जाती है। इसलिए दोपहर को सूर्य में व्हाइट रंग का दिखता है। तो दोपहर को सूरज हमें व्हाइट इसलिए दिखता है, आप देखना कभी सूरज दोपहर के समय छत के सर के ठीक ऊपर जब होगा, आप देखेंगे कि आपको व्हाइट से कलर का दिखेगा, क्योंकि उसमें से जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में चली तो बहुत ही कम दूरी चल के ही हमारी आंख तक पहुंच गई। तो इतनी कम दूरी में तो ब्लू कलर भी थोड़े बहुत ही बिखर पाए थे कि बाकी कलर हमारी आंख तक पहुंच चुके हैं। तो लगभग सारे कलर हमारी आंख तक पहुंच जाते हैं। दोपहर को सबका इफेक्ट होता है व्हाइट, इसलिए सुबह शाम को सूरज हमें दिख रहा है लाल रंग का, क्योंकि बाकी कलर बिखर चुके हैं, लाल रंग ही हमारी आंख तक पहुंच पाया। लेकिन दोपहर के समय लगभग सारे कलर ही हमारी आंख तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम दूरी वातावरण में तय करनी है, इसलिए सूर्य दोपहर को हमें दिखता है व्हाइट। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, इसका मैं कल आपको पीडीएफ से क्वेश्चन कराऊंगा। अभी पेपर में आपसे क्या देगा, ये बताओ कि हमें सूरज सुबह शाम को लाल क्यों दिखता है। ऑप्शन में लिख देगा क्योंकि सूरज सुबह शाम को क्यों लाल प्रकाश ही फेंकता है। ये क्या बात हुई, भाई सन से तो असम में व्हाइट लाइट निकल रही है। एक आपसे कह देगा सुबह शाम के समय सूरज हमें लाल इसलिए दिखता है कि सूरज धरती के नजदीक होता है या दूर होता है। सूरज की तो नजदीक दूर नहीं है, वो जो सूर्य की जो लाइट वातावरण में चल रही है वो सुबह शाम को लंबी दूरी वातावरण में तय करता है। उस वाले ऑप्शन को पकड़ना है। कल क्वेश्चन कराऊंगा मैं पीडीएफ से, तो आपको कौन सा ऑप्शन पकड़ना है कि सुबह शाम के समय सूर्य का प्रकाश वातावरण में लंबी दूरी तय करता है, तो बाकी कलर बिखर चुके होते हैं, केवल लाल रंग ही हमारी आंख में ज्यादा मात्रा में पहुंचता है सुबह शाम को, इसलिए सुबह शाम को सूर्य में लाल रंग का दिखता है ना।
अच्छा, अब एक देखो, एक चीज जो मैं आपको लगातार जो ये रेले स्कैटरिंग का जो मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, कि जिस रंग की वेवलेंथ कम उस रंग की स्कैटरिंग ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। इसमें एक बात को ध्यान रखना कि ये रेले स्कैटरिंग का जो नाटक है ये केवल तभी तक ही वैलिड है कि अगर लाइट ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कणों के बीच से गुजरे जिनका साइज बहुत ही छोटा हो। बहुत ही छोटे का मतलब ये है कि लाइट ऐसे पार्टिकल के बीच से गुजरनी चाहिए कि जिन पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से छोटा हो। अगर लाइट ऐसे पार्टिकल के बीच से गुजरेगी जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ से बड़ा होगा तो ये रेले स्कैटरिंग काम नहीं कर पाएगी। फिर कौन सी स्कैटरिंग काम करेगी उसे हम कल पढ़ेंगे, मी स्कैटरिंग, उसे हम कहते हैं MIE, मी प्रकीर्णन। तो रेले स्कैटरिंग जो हमें बता रही है कि वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम। ये काम कब होगा? जब लाइट कैसे पार्टिकल के बीच से गुजर रही है जिनकी साइज लाइट की वेवलेंथ से भी छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, लिखेंगे रेले स्कैटरिंग में, रेले स्कैटरिंग इज वैलिड only when size of particles, Rayleigh scattering is valid only when size of particles is too small to Rayleigh scattering is valid only when size of particles is too small to wavelength of light। इन्हें लिखेंगे रेले प्रकीर्णन केवल तभी वैध है, रेले प्रकीर्णन, रेले प्रकीर्णन, ये पता नहीं, रेले प्रकीर्णन केवल तभी वैध है जब कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अत्यंत छोटा हो। तो रेले स्कैटरिंग तभी काम करेगी जब कणों का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अत्यंत छोटा हो, तभी। ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगी। चलो, और बाकी आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज फिर मैं टेलीग्राम पे आप सभी जुड़े ही होंगे। आज रात को 9 बजे जो मोशन चैप्टर में करा रहा हूं उसके क्वेश्चन करेंगे हम बहुत सारे यूट्यूब पर रात को। उसका मैं लिंक जो है अपने इस पर डाल दूंगा। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। तो बाकी ये लाइट वाला चैप्टर हम यहाँ कर ही रहे हैं, कल हम इसे खत्म कर लेंगे। कल स्कैटरिंग भी खत्म हो जाएगा, कल हम रेनबो भी खत्म कर लेंगे, इंद्रधनुष। ठीक है, तो ये हम खत्म करने के बाद में फिर एक आधी क्लास में थोड़ा सा वेव से संबंधित चीजें भी पढ़ लेंगे हम। हालांकि हमारे जो सिलेबस में जो है वो रे ऑप्टिक्स ज्यादा रहता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी और पेपर की भी, ज्यादातर बाकी पेपर में तो 10 तक का ही आता है, रेलवे में भी रे ऑप्टिक्स है, पर वेव ऑप्टिक्स का भी कुछ चीजें आ जाती हैं छोटी मोटी, तो उसका भी बारे में हम जिक्र कर लेंगे क्लास में। तो अगली कोशिश करेंगे हम 2-2.5 क्लास के अंदर इस लाइट वाले चैप्टर को हम समाप्त करने हैं ना, और फिर हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे कनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल उत्तल दर्पण। उसमें थ्योरी भी डीप में पढ़नी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी डीप में पढ़ने हैं और न्यूमेरिकल भी। जिस बच्चे को रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है उसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही ये लाइट का और किसका है, लेंस और मिरर वाला। तो कल की क्लास में स्कैटरिंग खत्म करेंगे और रेनबो खत्म करेंगे, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल की क्लास में करेंगे मी स्कैटरिंग पढ़ेंगे, इलास्टिक इनइलास्टिक स्कैटरिंग पढ़ेंगे, उसमें रमन जी को नोबेल प्राइज क्यों मिला उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अभी मैं कुछ देख लेता हूँ, किसी कुछ हो सर बैच का क्वालिटी बढ़ा दीजिए, बढ़ जाएगा। ठीक है, और किसी का टाइम कब कीजिएगा सर, IPL देखते हैं। ये फालतू ना मेरी क्लास में ना फालतू नाटक करने मत आया करो। ठीक है, और कोई किसी का कुछ हो जेन्युइन क्वेश्चन। बैच का वैलिडिटी जब आपका बैच खत्म होगा ना, साइंस 24 वाले बच्चे कह रहे होंगे वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, बढ़ जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लो, दोबारा मत लिखना है मैसेज, बढ़ जाएगी। सर रात में रिमेज नहीं बनता है, रिमेज रिमेज क्या लिखा है, भोनू यादव। सर आपके नोट सेक्शन ग्रुप के लिए इनफ है, बिल्कुल इनफ है।
और कोई? हाँ, कुछ वैसी बात हो ना लास्ट की क्लास में बात में करो, है ना। और इस तरह की बातें मत लिखा करो यार क्लास में, सर मुझे आईपीएल देखना ही करना है। क्यों फालतू का टाइम पास कमेंट करते हो तुम लोग? पढ़ने पे ध्यान दो भाई, या तो आईपीएल ही देख लो, है ना, या फिर पढ़ाई लो। जो पढ़ लेगा नौकरी उसकी लगेगी, वो अपना आराम से फिर कुर्सी बैठ कर देखेगा, हाथ में बढ़िया से कुछ सामने ड्राई फ्रूट रखे होंगे, है ना, और हाथ में कुछ अपना कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखेगा वो बाद में जीवन में, और तुम अपना ये रोते रहोगे। ठीक है, ओके बाय, हो जाएगा अनूप, बाय, थैंक यू।